और इंग्लिश मीडियम के लिंक दिए गए हैं, आप लोग जुड़ सकते हो। तो हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस को देखते हैं, पेपर के लेवल को चेक करते हैं कि कैसा पेपर था ये हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स का। तो आप लोग के सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुने। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 1958 बाय चाइना। इट वाज इनिशिएटेड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैसिव स्केल। कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो का अभियान जो है 1958 में चाइना के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे औद्योगिकरण पे बल दिया गया। तो अगर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करें सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हम लोग का बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। दोनों सही क्यों हैं आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड बाय चाइना इन 1958, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड वाला कह रहा है कि इनिशिएट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री कंसंट्रेटिंग नॉट ओनली इन द अर्बन एरियाज बट आल्सो इन द रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों दोनों पे, इन दोनों क्षेत्रों में औद्योगिकरण पे बल दिया गया है। इसमें आप लोग आगे भी देख सकते हो, अर्बन एरियाज वर मोटिवेटेड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स में, एंड द कम्यून सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड। अंडर दिस सिस्टम पीपुल वर इंगेज्ड इन द कलेक्टिव फार्मिंग। ये था जीएलएफ। जीएलएफ को आप लोग बाकी इसको देख सकते हो, ये पीपीटी को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत की वित्त आयोग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इट्स चेयरमैन द कमीशन विल हैव 4 मेंबर्स, 4 सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। जो है पार्लियामेंट, संसद जो है इनकी क्वालिफिकेशन को, इनका क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, उसका निर्धारण करता है। तो ये भी ऑप्शन आप लोग इस क्वेश्चन का देखोगे दोनों सही हैं। दोनों सही क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, एंड पार्लियामेंट डिटरमाइंस द लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर द सिलेक्शन ऑफ ये सिलेक्शन मेथड्स, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ये 15th फाइनेंस कमीशन में क्या है उसके बारे में डिटेल में क्या किया गया है। पहले 42 था, सेंटर टू स्टेट ग्रांट्स जो दिया था 42% था। फिर जो है आप लोग देखोगे जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज को कर दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, तो 42 to 41 कर दिया गया। उसके बाद आप लोगों को मैंने बजट वाले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, सेंटर टू ग्रांट जो ट्रांसफ़र होता है, इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे क्या होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या होता है, एरिया के बेसिस पे क्या होता है, टैक्स एफर्ट के बेसिस पे क्या होता है, फिजिकल डिसिप्लिन के बेसिस पे क्या होता है। आप लोग जो है उस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, निवेश का गुणक क्या होता है। हम लोग के मल्टीप्लायर के फार्मूला देखते हैं, 1 - MPC होता है। इसको हम लोग जो है 1/MPS भी लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का इक्वेशन C = 50 + 0.75 YD। YD क्या है, हम लोग का डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो टैक्स देने के बाद किसी इंडिविजुअल के पास बचता है कंजप्शन करने के लिए, ठीक है। उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको, इस इक्वेशन को देखोगे, C = 50 + 0.75 YD, ठीक है। C = A + BY होता है। हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लोग का यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी। B क्या हो जाएगी, 0.75। B क्या होता है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, हम लोग MPC की वैल्यू निकाल लिए हैं जो कि 0.75 है, ये हो जाएगा 1.025। इसको आप लोग सॉल्व करोगे 100/25, ये आ जाएगा 4। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन ए है, फर्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान अनवील्ड द फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951, 53 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। भारत, चाइना, पाकिस्तान ने अपने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को 1951, 1953 और 1956 में क्रमशः लागू किया। दूसरा कह रहा है अर्ली अप टू 1980s, 1980 के दशक तक पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्रीज वर वेरी कंपेरेबल एंड नियर टू ईच अदर।
1980 के दशक तक इन देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो थी लगभग समान थी। ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान, तो ये आप लोग देखोगे 1948 में वहाँ के 8 जुलाई 1948 को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पेश किया था, इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, आयोग क्या आंसर मानता है ये भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे, पाकिस्तान की 5 पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ को पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है, क्लियरली मेंशन है 1956 से 61 के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है आप लोगों के सामने मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन ले आ रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। 1948 when Prime Minister Liaquat Ali Khan presented the first 5 year plan in the Parliament of Pakistan on 8 July 1948। लेकिन आप लोग ऊपर भी देखो, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 to 61, 1956 से 61 के बीच में लाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया में 1951, चाइना में 53 और पाकिस्तान में 56। तो इसलिए इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन जो है ये सही हो सकता है। ठीक है, हम लोग वही मान के चलते हैं, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। अब हम लोग के सामने आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इज अबव द मार्केट प्राइस। जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो क्या है, सरकार द्वारा जो निर्धारित करती है, एमएसपी जो निर्धारित करती है, उसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जब घोषित किया जाता है तो बाजार मूल्य से ऊपर है, जो कि क्या है, बाजार मूल्य से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में होगी, मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक क्या है, प्राइस फ्लोरिंग, और दूसरा क्या होता है, प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस फ्लोर का मतलब, फ्लोर हम लोग देखते हैं फर्श पे, प्राइस मतलब नीचे हो जाना। प्राइस नीचे कब होगा, जब डिमांड हम लोग का जो भी रहेगा इकोनॉमी में, सप्लाई क्या हो जाएगी कंपेयर टू डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग, जैसे हम लोग घर बनवाते हैं तो फॉल सीलिंग कराते हैं, जो कि ऊपर होता है घर में। तो फॉल सीलिंग का मतलब यहाँ पे आप लोग उसी से प्राइस को जज कर सकते हो। प्राइस का मतलब प्राइस का लेवल हाई होना। ये कब होगा, जब प्राइस डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम, तो उस केस में प्राइस बहुत ज़्यादा, प्राइस में हाइक हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वो बाजार मूल्य से ज़्यादा है। तो जितने भी फार्मर्स होंगे इकोनॉमी के, वो अपने सारी फसल को सरकार के पास एमएसपी पे सेल करेंगे। जब सेल करेंगे जितने भी फार्मर्स इकोनॉमी के हैं, तो क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड जो भी है इकोनॉमी में, सप्लाई जब बढ़ गया तो देखो आप लोग, यहाँ मैंने बताया सप्लाई बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो प्राइस फ्लोरिंग वाला ऑप्शन होगा, प्राइस सीलिंग को कट कर दोगे, प्राइस सीलिंग को कट कर दोगे, प्राइस फ्लोरिंग, ये सेकंड एंड फोर्थ वाले ऑप्शंस हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक्सेस सप्लाई होता है, तो एक्सेस डिमांड वाले ऑप्शंस भी कट गया। अब हम लोग का राइट ऑप्शंस क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हो। अब आप लोग देखो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। इंक्रीमेंटल कैपिटल मतलब किसी एक यूनिट के उत्पादन में, एक आगत के उत्पादन में हमारा पूंजी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। चेंज इन कैपिटल, चेंज इन आउटपुट, मतलब एक उत्पादन, हम एक जो है उत्पादन को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एक आगत को उत्पादन करने जा रहे हैं, एक यूनिट का प्रोडक्शन करने जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, पूंजी में किस तरीके से परिवर्तन आएगा, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो इनकम को आप लोग कट कर सकते हो, कैपिटल को कट कर सकते हो। ठीक है, ये सेविंग को कट कर सकते हो। अब हम लोग के सामने क्या आ गया, चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कैपिटल, ये देखो इंक्रीमेंट इन कैपिटल, इंक्रीमेंट इन कैपिटल, ये देखो आप लोग, ये फर्स्ट वाला तो हम लोग एलिमिनेट कर दिए हैं। अब हम लोग के पास बचा है सेकंड एंड फोर्थ वाला, इंक्रीमेंट इन कैपिटल डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन आउटपुट। ये आप लोग देखो इंक्रीमेंट इन कैपिटल डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन आउटपुट, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये क्या है, इंक्रीमेंट इन आउटपुट, ये कह रहा है डेल्टा वाई अपन डेल्टा सी, तो ये नहीं होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि 4th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन मैंने बजट वाले लेक्चर में कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी जो कि एनटीए नेट के पेपर से मैंने कराया था, उसमें इसको मैंने कराया हुआ है, आप लोग देख सकते हो जाके। पीपीटी भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा गया था, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने बताया था 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, 56 से 61 के बीच में सेकंड 5 ईयर प्लान थी, 61 से 66 में थर्ड 5 ईयर प्लान थी इंडिया में, ठीक है। 66 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69 ये एनुअल प्लान हॉलीडे हैं, वन ईयर के एनुअल प्लान हॉलीडेज हैं, ठीक है। इसमें कभी ड्रॉट आ गया, कभी भारत का पाकिस्तान या चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो ये सब एनुअल प्लान हॉलीडे हैं। 4th प्लान जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ 1969 टू 74, तो ये आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये आप हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जाके देख सकते हो पीपीटी में या यूट्यूब पे, मैंने वीडियो जो अपलोड किए थे लेक्चर्स, उसमें इसको अपलोड बताया गया था, ठीक है। कौन से पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड है, एनुअल प्लान क्या है, रोलिंग प्लान क्या है, प्लान हॉलीडेज क्या होते हैं, कितने 5 ईयर्स कितने योजना अवकाश हैं, प्लान हॉलीडेज कितने हैं टोटल पंचवर्षीय योजनाओं में, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, कौन सा प्लान जो है किस मॉडल पे बेस्ड है, ये सारे क्वेश्चंस बताए गए थे, ठीक है। आप लोग उसको देख सकते हो। जो मैंने बजट का लेक्चर या इकोनॉमिक सर्वे का एनटीए नेट एग्जाम से पहले जो कराया था, उस बजट लेक्चर से करीब नियर अबाउट 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों को ये हमारा पीजीटी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस हम लोगों को अब तक मिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टू द फॉरेनर्स एंड बोरिंग फ्रॉम देम आर। जो कह रहा है कि हम विदेशियों को जो अपनी संपत्ति बेचते हैं या फिर उनसे उधार लेते हैं, वो किसका क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल पेमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या कैपिटल रिसिप्ट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ये क्वेश्चन भी मैंने बजट का आप लोग जाकर देखोगे, पीडीएफ पढ़ा होगा, बजट में मैंने बताया था कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बजट वाले पार्ट में बजट के ABCD आप लोगों को बताया गया था, उसमें ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हो। जो हम लोग विदेशों में जो अपने संपत्ति को बेचते हैं, उनसे जो भी बोर्विंग लेते हैं, उसको कैपिटल रिसिप्ट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th। अब आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, AMR को हम लोग बोलते हैं M3, ठीक है। AMR को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स को M3 बोला जाता है। M1 क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। M2 में पढ़ते हैं M1 प्लस जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ठीक है। M3 में पढ़ते हो आप लोग M1 प्लस TD, टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैग्स, ठीक है। तो यही है, कह रहा है कि क्या क्या होगा M3 में। M3 में आप लोग देखोगे तो डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गया, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक भी आ गया, M1 है इंक्लूड, तो M1 वाले सारे और TD आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, ये देखो टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो इसके सही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑल, ABC, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें कहा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। मॉनेटरी पॉलिसी इज द डिस्क्रिशनरी मेजर अंडरटेकन बाय द अथॉरिटीज टू इन्फ्लुएंस अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। रेपो रेट इज द लॉन्ग टर्म वेयर एज बैंक रेट इज द शॉर्ट टर्म टू मेजर द इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी। फिर से पढ़िए आप लोग, इसमें कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी द डिस्क्रिशनरी मेजर अंडरटेकन बाय अथॉरिटीज टू इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी, बिल्कुल सही है, सही है। दूसरा कह रहा है रेपो रेट इज द लॉन्ग टर्म। इस क्वेश्चन को आप लोग इसको देखोगे, कह रहा है कि रेपो रेट इज क्या है, ये कह रहा है यहाँ पे आप लोग देखोगे, कह रहा है कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट इज द लॉन्ग टर्म, ये क्या है, गलत है। बैंक रेट इज द शॉर्ट टर्म, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक जो होता है सेंट्रल बैंक या RBI से जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है। बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या RBI से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है, बोरविंग लेती है, उसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है।
तो ये हम लोग का स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओनली ऑप्शन ए, ओनली ए इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखोगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट टू बी केप्ट इन द कैश रिजर्व और गोल्ड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है कह रहा है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, एनटीडीएल का नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज का, कमर्शियल बैंक के नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास आइदर इन कैश और गोल्ड में रखना होता है, ठीक है, अपने पास। लेकिन यहाँ पे लिखा है कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कमर्शियल जो एसएलआर में जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपने एनटीडीएल का अपने पास रखते हैं, सीआरआर में वो आरबीआई के पास रखते हैं कैश रिजर्व रेशियो में, ठीक है। कह रहा है इंक्रीज इन द एसएलआर विल रिड्यूस द लोनेबल फंड्स एंड हेंस विल कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हम लोग का, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स ओवर एस्टिमेट द प्राइस राइज। कौन सा इंडेक्स जो होता है प्राइस राइज को मेजर करता है। आप लोग देखोगे इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पासेज इंडेक्स। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने ये है, पासेज प्राइस इंडेक्स जो होता है टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट द राइज इन द प्राइसेज इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय ओवर एस्टिमेट करता है। अंडर एस्टिमेट द फॉल इन द प्राइसेज ड्यूरिंग द प्राइस पीरियड्स ऑफ डिफ्लेशन। यूजेस बेस पीरियड क्वांटिटीज एज इट्स वेट, बेस पीरियड क्वांटिटीज को एज इट्स वेट के रूप में इसको लेता है। टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट द फॉल इन द प्राइसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है। ये इसके पासेज इंडेक्स को आप लोग इसको नोट कर सकते हो, क्या क्या किसको मेजर करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा है विच अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार इनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में इनको क्या करना, अरेंज करना है। तो ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड है। तो इसमें सबसे पहले उत्तराखंड आएगा, उसके बाद हरियाणा आएगा, फिर मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा राजस्थान। राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी, मतलब डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है इन ऑप्शंस में, इन दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा राजस्थान की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सी बी ए, जो कि हम लोग का फर्स्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 21.3 थी 2001 से 2011 के बीच में। मध्य प्रदेश में 20.3 थी, हरियाणा में 19.9 था, और आपको उत्तराखंड में 18.8 था। इसका सोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहां से मैंने इस डेटा को लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आप लोग देखोगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। कह रहा है इंडियाज एक्सपोर्ट सर्ज द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 विच हेल्प्ड इंडिया इन इंक्रीजिंग इट्स शेयर इन द वर्ल्ड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। भारत वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे भारत को विश्व व्यापारिक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली। बिल्कुल सही है। हालांकि 2022 की दूसरी छमाही के दौरान नकारात्मक वैश्विक व्यापार वृद्धि के कारण 23-24 के दौरान भारत का निर्यात सुस्त होने की संभावना है। कह रहा है हाउएवर ड्यू टू द नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 2022 ऑफ 2022 इंडियाज एक्सपोर्ट आर लाइकली टू स्लगिश ड्यूरिंग द 23-24, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बोथ आर करेक्ट हैं। बोथ आर करेक्ट क्यों है, आप देखोगे इसमें ओनली ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो है ये कह रहा है हाउएवर ड्यू टू द नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 2022, सेकेंड हाफ ऑफ 2022 2022 की सेकेंड हाफ में, जो कि हम लोग का कोविड का पीरियड था, उसमें कह रहा है इंडियाज एक्सपोर्ट आर लाइकली टू स्लगिश ड्यूरिंग द 23-24। 22-23 में 23-24 के कंपेयर में सेकेंड क्वार्टर में स्लगिशनेस आई, एक्सपोर्ट में स्लगिशनेस आई। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था, ठीक है। तो उस समय जो है हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाए थे। तो ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट में आप लोग देखोगे, लेकिन कह रहा है कि क्या इसमें आप लोग देखो हाउएवर द नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू स्लगिश ड्यूरिंग 23-24 में कह रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली वन इज राइट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4,
इस क्वेश्चन का आप लोग देखोगे, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन जो है, वन इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो वनली वनली क्या हो जाएगा? वनली ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? वनली ए इज करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा वनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 22-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन 20.9% ड्यूरिंग द अप्रैल जून टू 7.2% ड्यूरिंग द जुलाई। ठीक है, हाउएवर जीएसटी पेड बाय एमएसएमई ड्यूरिंग द 21-22 हैज बीन लेस देन द प्री पैंडेमिक लेवल। प्री पैंडेमिक लेवल, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 20.9% ड्यूरिंग अप्रैल जून टू 7.2% ड्यूरिंग द जुलाई 22-23 में। ठीक है, और जीएसटी जो कि का जीएसटी जो देती हैं एमएसएमई ने, आप लोग देखे होंगे कि बहुत से स्टार्टअप्स क्या हो गए, कोविड के टाइम बंद हो गए। तो कह रहा है जीएसटी पेड बाय एमएसएमई ड्यूरिंग 21-22 हैज बीन लेस देन द प्री पैंडेमिक लेवल। प्री पैंडेमिक लेवल से कम था, कहाँ 21-22 में। तो इसके क्या हो जाएंगे? बोथ ऑप्शंस ए एंड बी इज राइट। और इसके आप लोग देखोगे, इसको मैं पीपीटी को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग इस लिंक से, ये फर्स्ट वाला लिंक जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला है, फर्स्ट वाले का है, इससे आप लोग इसको चेक कर सकते हो। ये आप लोग को एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, ये 20.9 वाला। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। सेकंड वाला आप लोग देखोगे एमएसएमई वाला, इसको आप लोग देख सकते हो। ये दोनों का लिंक मैंने दे दिया हुआ है टेलीग्राम पे, मैं इस पीपीटी को सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फीमेल लिटरेसी रेट फॉर द सेंसस 2021। ये आप लोग देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोग के सामने? ये देखो, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डी ए बी। ये देखो, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है आपका, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, इसका मैंने सोर्स लिया है इंडिया के सेंसस से, ये मैंने ले आया हूँ मैं वहाँ से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फीमेल की लिटरेसी रेट में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका तमिलनाडु है, थर्ड पे आपका जो है वेस्ट बंगाल है, एंड फोर्थ पे गुजरात है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, सी डी ए बी, इसको आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स बिकॉज। भारत की जनसंख्या जो है क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में टीएफआर की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गई है? 2 हो गई है। गिरने के बावजूद भी क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? डिक्लाइन इन द डेथ रेट, ये ऑप्शन, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो आप लोग देखोगे ए बी एंड सी, ये तीनों ऑप्शंस हैं। इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टालिटी से पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए बी एंड सी ऑल करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 2। अब आप लोग के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कि कंज्यूमर इनकम इज इक्वल टू 200, उपभोक्ता की जो आय है 200 रुपये है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है 20 रुपये है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई 10 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 20 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज 10 रुपीज़। देन व्हाट विल बी द बजट लाइन विल बी इक्वल टू। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग जब बजट लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ये हम लोग की बजट लाइन है, ये हम लोग एक्स कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं, वाई कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं। बजट लाइन में बताता है कि हम अपनी कंप्लीट इनकम को, इंटायर इनकम को कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर दे तो एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट परचेज कर सकते हैं, या आपने हम कंप्लीट इनकम को कमोडिटी वाई पे स्पेंड कर दें तो वाई एक्स कमोडिटीज़ की और वाई कमोडिटीज़ की रिस्पेक्टिवली हम लोग कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देखोगे जो है एक्स कमोडिटीज़ का प्राइस 20 रुपीज़ दिया है, इनकम कितना है? 200 है। 200 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 यूनिट ऑफ एक्स आ जाएगा। प्राइस ऑफ वाई कितना है? 10 रुपीज़ है। इसको 200 को 10 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़, 20 कमोडिटीज़ ऑफ वाई। तो 10x एंड 20y आप लोगों का क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर टर्न्स टू वेजिटेरियन
जो है एक उपभोक्ता है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन था, पहले वो चिकन मटन मछली अंडा सब खाता था, लेकिन क्या हो गया, वो अचानक से नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गया। डिमांड फॉर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ऑफ द कंज्यूमर विल क्या होगा, जब हम लोग देखो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है शिफ्टिंग और एक होता है क्या, मूव, मूव अप मूव डाउन। जब प्राइस वहाँ पे क्या होगा, जब देखो ये हम मान लो दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा हो आप लोग, ठीक है, ये आप लोग का बजट लाइन है, मान लो यहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, क्या होता है प्राइस जब बढ़ती है तो यहाँ पे प्राइस गिरी तो यहाँ पे आ गया कंजम्पशन, एक्स का बढ़ा दिए, ठीक है, अगर मान लो रिस्पेक्टिव मान लो एक्स कमोडिटीज़ क्या हो गया, चीपर हो गया, वाई डियरर हो गया, तो एक्स के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस केस में अगर, तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट हो जा रहा है, कंज्यूमर जो होता है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हो रहा है, तो उसका डिमांड कर्व ये था, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट डाउनवर्ड, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन पहले खाता था, अब उसके प्राइस घटने बढ़ने से कोई नहीं लेना देना, कोई लेना देना है ही नहीं, क्या करेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ होगा, शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आज का 20th क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अभी हम लोग पढ़े हैं ना M3 में M1 प्लस क्या होता है, TD होता है, ठीक है, तो हम लोग M1 में क्या पढ़ते हैं, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, और क्या होता है अदर डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक भी हो गया, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक हो गया, डिमांड डिपॉजिट विद द, हम लोग क्या पढ़ते हैं, करेंसी विद द पब्लिक पढ़ते हैं, ये क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड M3, ठीक है, एम नॉट इंक्लूडेड टाइम डिपॉजिट, ये देखो आप लोग पढ़ोगे ये वाला जो है थर्ड वाला ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, हम लोग जब M3 की बात करते हैं करेंसी द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, टाइम डिपॉजिट्स आपका ये है, ये वाला ऑप्शन है, ये डिमांड डिपॉजिट्स है, ये कैश विद द पब्लिक हो गया, तो ये वाला थर्ड वाला नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक कमोडिटीज हैविंग अवेलेबल विल हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विल हैव, एक जो है वस्तु है जिसके क्या कह रहा है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी हम लोग कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होता है तो इलास्टिसिटी हाई होती है, जब बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई जो है प्रतिस्थापन का जो है लोच कोई है ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो इलास्टिसिटी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब आप लोग देखो कह रहा है कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे इनडिफरेंस कर्व, ये हम लोग का ऐसी होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, निगेटिव स्लोप वाला होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये क्या होता है, DMRS पे होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो डिमिनिशिंग होगा, ठीक है, ये सब DMRS वाला DMRS देखो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, अब कह रहा है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड DMRS, कार्डिनल भी नहीं होता है, ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑन द DMRS XY, DMRS मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y, ठीक है, इसको कर सकते हो, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है EP जो होता है हम लोग का चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यहाँ पे देखोगे अगर इसको हम लोग लिखें ऐसे, इसको आप लोग लिख सकते हो ऐसे, ये देखो EP हम लोग देखते हैं क्या होता है, निकालते हैं चेंज इन, ये होता है Q, इसको इलास्टिक ये डेल्टा P और ये P होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q अपन Q, ये होता है P इक्वल टू डेल्टा P, या इसको लिखते हैं डेल्टा Q अपन डेल्टा P इंटू P अपन Q, ये हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला होता है, तो इसको आप लोग मैच करोगे, डेल्टा Q अपन डेल्टा P कहाँ है,
डेल्टा पी हटा दे, इसको कट कर दो, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी ये है, पी इंटू क्यू ये है, तो ये वाला ऑप्शन मिल गया, ये भी क्रॉस हो गया। और डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी, और ये देखो ये वाला तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन पी और क्यू को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अब कह रहा है इन द शॉर्ट रन टीपी इज मैक्सिमम। आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, ये मैंने बताया था कि ये टीपी कर्व जो होता है, आप लोगों को बताया गया था, ये देखो टीपी जो होता है यहाँ पे बताया गया था, मैंने बताया था कि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम एमपी एट द पॉइंट विल बी, जहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे मैंने ये आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर वाले लेक्चर में इसको मैंने बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब कह रहा है इफ गुड्स एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स देन द शेप ऑफ आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम लोग पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ एक्स एंड कमोडिटीज़ वाई, एंड कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई आर परफेक्ट, बोथ आर क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, ये क्या होता है हम लोग का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, इनडिफरेंस कर्व जो होता है अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। और हम लोगों ने कंप्लीमेंट के लिए पढ़ा था एल शेप्ड होता है या राइट एंगल होता है, क्यों, ये आप लोगों को मैंने कंज्यूमर बिहेवियर वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आप लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अब कह रहा है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन टोटल कास्ट, जो होता है आउटपुट के शून्य स्तर पे जब भी उत्पादन किया जाता है, कोई भी जो है एंटरप्रेन्योर है प्रोडक्शन करने जाएगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को लगाएगा। तो क्या करेगा, अगर उसका उत्पादन नहीं हो रहा है तो लैंड है, लैंड पे क्या करेगा, कैपिटल अपना लगाएगा, मशीनरी लगाएगा, ठीक है, मशीनरी लगाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर कोई जो है आप हम लोग पढ़ते हैं ना इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट अभी नहीं अप्लाई कर रहा है, फिर भी जो है उसको अभी प्रोडक्शन जब अगर चालू करता है, प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन को लगाता है, तो उसकी क्या मशीनरी जो लगी होती है तो उसके इक्वल होती है वो, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना कास्ट इक्वल, जो टोटल कास्ट जो होता है ये पढ़ते हो आप लोग, टी वी सी प्लस टी एफ सी होता है, जो कि टोटल वेरिएबल कास्ट होता है, टोटल फिक्स्ड कास्ट होता है। लेकिन अगर जब आउटपुट चेंज होता है तो शॉर्ट रन की बात किया जाता है तो केवल इसको चेंज करता है, लॉन्ग रन में दोनों चेंज वेरिएबल होते हैं। लेकिन जब बिल्कुल वो प्रोडक्शन ना करे तो उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही देना ही पड़ेगा, उसको इसकी लगेगी ही क्या, टोटल फिक्स्ड कास्ट के इक्वल उसकी कास्ट लगेगी ही, जीरो लेवल ऑफ उत्पादन के जीरो स्तर पे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू टी एफ सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज एम सी इज ग्रेटर देन ए सी, इन दिस सिचुएशन मार्जिनल कास्ट कर्व जो है हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो ऐसे, ये हम लोग का ए सी होता है, ठीक है, ये होता है ऐसे ए बी सी होता है, ठीक है, ये हम लोग का एम सी होता है। इसमें कह रहा है कि ए सी वुड भी जब मार्जिनल कास्ट बढ़ेगा, मान लो हम लोग का टोटल कास्ट था 20 रुपीज़, ठीक है, टोटल कास्ट मान लो 10 यूनिट्स है, मार्जिनल कास्ट बढ़ के क्या हो गया, ये मान लो 5 यूनिट्स के हैं, 5 यूनिट्स के हैं, टोटल कास्ट जो है ये 20 रुपीज़ हैं, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 रुपीज़ हो जाएगा। मार्जिनल कास्ट बढ़ के 5 हो गया, मतलब एडिशनल अगर छठे यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको टोटल कास्ट हमारा कितना हो जा रहा है, 20 एंड प्लस 5 ये हो जा रहा है 20। अगर 6 यूनिट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा टोटल कास्ट कितना हो जा रहा है, 25 रुपये, तो मार्जिनल कास्ट इंक्रीज हो गया 1 रुपीज़ से, तो अवरेज कास्ट भी क्या होगा उस केस में, इंक्रीज ही हो जाएगा। क्यों, अवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो टोटल कास्ट, अवरेज कास्ट भी क्या होगा, हमारा औसत जो है लागत भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो राइजिंग या इंक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल है, कह रहा है कि गिवन गुड्स के केस में मांग वक्र होगा।
आप लोगों को मैंने बताया था कि डिमांड कर्व जो होता है गिफन गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। गिफन, यही क्या है, गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ रहा होता है, फिर भी उसका हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन बढ़ा रहे होते हैं या डिमांड बढ़ा रहे होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप एंड आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं आप लोगों के सामने जल्द ही इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, जितने टाइप के गुड्स होते हैं, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, उस पर एक अच्छा वीडियो लेके आया जाएगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी हो पाए कि इनकम, नॉमिनल इनकम की बात किया जा रहा है या जो है रियल इनकम की बात किया जा रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो किस तरीके के गुड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट होता है उन पर, कहाँ नॉमिनल इनकम होगा, कैसे पहचानेंगे नॉमिनल इनकम है या रियल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। रियल इनकम क्या होगा, नॉमिनल इनकम क्या होगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के केस में, तो उस पर मैं एक जल्द ही वीडियो आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तब तक अभी हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व, मैंने आप लोगों को बताया अभी एल शेप्ड क्या या राइट एंगल का किसका होता है, परफेक्ट कंप्लीमेंट के केस में होता है, जब टू गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट्स। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या हुए, रटे हुए होने चाहिए, और आपको रटने के साथ साथ आपको समझना भी चाहिए कि कैसे एल शेप्ड होता है, कैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप होता है, इसको जानना जरूरी है। कैसे कोई पूछ दिया कैसे होता है एल शेप्ड का, क्यों होता है, मैंने आप लोगों को, आप लोग देखोगे कंज्यूमर बिहेवियर वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द इलिटरेट कंज्यूमर, एक जो है अनपढ़ उपभोक्ता है जो कि क्या करता है, बुक्स के प्रति क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। एक्स कमोडिटीज बीइंग स्वीट्स, एक्स वस्तु जो है उसका क्या है, एक्स वस्तु जो है, एक्स वस्तु क्या है, वो आपका स्वीट है, मिठाई है। ठीक है, वाई कमोडिटी क्या है, बुक्स है, वाई पे बुक्स है। तो आई सी फॉर द कंज्यूमर विल बी, उपभोक्ता का इंडिफरेंस कर्व या अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कैसा होगा। इस केस में उदासीनता वक्र कैसा होगा, न्यूट्रल केस में, न्यूट्रल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ऐसे हो जाएगा क्या, इंडिफरेंस कर्व आप लोगों का। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की ये पैरेलल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इलिटरेट कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल है कहाँ, बुक्स के प्रति, और कमोडिटी एक्स जो है क्या है उसका स्वीट्स है, कमोडिटी वाई क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, बुक्स है। तो न्यूट्रल गुड्स के लिए इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि 4th ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखो कमोडिटी एक्स न्यूट्रल, जहाँ पे यहाँ एक्स न्यूट्रल है तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। जब कमोडिटी जो है आपका यहाँ पे देखो वाई न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे वाई न्यूट्रल हो गया, तो ये इंडिफरेंस कर्व ये हो गया। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, ये पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द केस ऑफ द आईसी अप्रोच एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियोज ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है कि इसको, इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ आईसी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व के उदासीनता वक्र के दृष्टिकोण के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियो ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल एंड एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग। ये होता है ना प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हो, आप लोग देखे होंगे इसको। तो कह रहा है एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्वल टू द एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात कर रहा है। इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज यूजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट। इसमें कह रहा है कि इन द शॉर्ट रन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, शॉर्ट रन में बट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। हम लोग जब शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमारे पास जो 2 फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर।
तो क्या होगा, एक जो है जब हम लोग आप लोग पढ़ते हो ना गोसेंस का सेकंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसी में उसकी बात कर रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, जो हम लोग IRS DRS SRS जो पढ़ते हैं, जो है CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो वही कह रहा है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है। लेकिन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन इज वेरिएबल, एक वेरिएबल को, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फिक्स्ड रखते हैं, दूसरा क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है फिर सेकंड कह रहा है इन द लॉन्ग रन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। लॉन्ग रन में जो हम प्रोडक्शन करते हैं, लॉन्ग रन में आप लोग जब प्रोडक्शन करते हो तो उनकी रेशियो क्या कह रहा है, रेशियो उसकी क्वांटिटी को नहीं कह रहा है, ना कि लेबर की क्वांटिटी फिक्स है ना कैपिटल की क्वांटिटी फिक्स है, उसका रेशियो फिक्स है। मतलब हमने 2 लेबर लगाया 1 कैपिटल लगाया, या 4 लेबर लगाया 2 कैपिटल लगाया, या 6 लेबर लगाया और जो है 3 कैपिटल लगाया, तो ये रेशियो क्या होगा, प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, ये इसकी बात कर रहा है। ये रेशियो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। स्केल क्या होगा प्रोडक्शन का, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ सेबी डज नॉट इंक्लूड, जहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज मार्केट, ये होता है। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी होता है सेबी में। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये भी होता है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना सेबी का पार्ट नहीं है। तो डज नॉट इंक्लूड पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द टोटल फर्टिलिटी रेट एबव 2 एज पर द NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, कि वो कौन से स्टेट हैं जिनकी क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2 से ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग इंडियन इकोनॉमी में बताया था, आप लोग जाके देख सकते हो। ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन अब तक मिल चुके हैं, जो कि हमारे हम लोगों ने बजट पे जो लेक्चर किया था, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, तो ये उससे फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन अब तक आप लोगों को 34 में मिल गया है। इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए जो 2 से ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखोगे आप 2.35 है उत्तर प्रदेश का। इसका डेटा आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हरियाणा का 1.9 है, उड़ीसा का 1.8 है, छत्तीसगढ़ का भी 1.8 है, उत्तर प्रदेश का कितना है 2.35 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, राइट ऑप्शन फोर्थ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट टू द इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना ट्रांसफर पेमेंट के लिए कि उसमें उस कमोडिटीज़ का के लिए कोई वर्कर या कोई प्रोड्यूसर जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरित आय होती है, उसके लिए ना वस्तुओं एवं सेवाओं का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको करते हैं ना, नेशनल इनकम का डेफिनेशन कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर मीन टू से दैट अ फाइनेंशियल ईयर। एक जो होता है, एक जो है फिनेंशियल ईयर में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो का उत्पादन जो होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम करते हैं। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि उस पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा होता है, वो हस्तांतरित है किसी दूसरे, कोई दूसरे लोगों ने उसको हस्तांतरित किया है, किसी दूसरे देश से आया हुआ है। जैसे ग्रांट कोई भेजता है दूसरे देश का, कोई आपका घर का परिवार का कोई सिटीजन, कोई नागरिक जाता है विदेशों में कमाने जाता है, तो वहाँ से वो अपने फैमिली के लिए कुछ भेजता है, जो भेजता है तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है कहाँ पे, दूसरी कंट्री में, लेकिन उसे इंडिया में अगर भेज रहा है तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में नहीं हो रहा है, तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। आर नॉट इंक्लूडेड टू द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट अर्निंग फॉर द फैक्टर सर्विसेज, आर नॉट अर्निंग फॉर द फैक्टर सर्विसेज, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही बोथ ए एंड बी आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सेकंड पार्ट आप लोगों को कल मिलेगा। अभी हम लोग 35 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, और ये कंप्लीट PDF जो है आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। ठीक है,
और आप लोग अब तक यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम